जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडिया में। मैं सनी देवल आज वर्ब का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने आया हूँ। पिछली कई पार्टों में हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, तो आज वर्ब का 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। 0 to एडवांस लेवल, बेसिक टू हाई लेवल चल रहा है और कंप्लीट वर्ब सीरीज ये चल रहा है, जिसमें आज 5वां क्लास होगा। थोड़ा धीरे धीरे आराम से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए पिछली चलिए अब विलंब न करते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शैल और विल के बारे में। इससे पहले भी जो लोग भी आप लोग रिवीजन नहीं करे हैं तो एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर भी स्क्रीन पर आप लोग को नजर आएगा। तो चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में शैल और विल के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। थोड़ा सा इसका एक पॉइंट बच गया था, चलिए उसको एक बार रिवाइज करके आगे स्टार्ट करते हैं। शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग आप कहां पर करते हैं मेरे भाई? तो आप फ्यूचर टेंस में करते हैं। कहां पर करते हैं? दोनों का प्रयोग आप फ्यूचर टेंस में करते हैं। ये तय था हमारा, जिसमें आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, यू और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। और सजेशन देने के लिए भी आप शैल का प्रयोग करते हैं। इस बात को हम समझे थे। और यू विल का भी प्रयोग यहाँ पर हम लोग डिटेल में लिखें। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट को मजबूती देने के लिए, प्रदान करने के लिए भी आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। इनविटेशन के लिए भी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी समझा जाए तो लगभग हर मॉडल के साथ है। बस वहाँ पर आपको समझना होगा कि उसका संभावना या परसेंटेज कितना के करीब है। ऑल सब्जेक्ट के साथ विल, यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट पिछली क्लास लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब इससे आगे हम बोले थे कि एक सवाल पूछे थे। वो सवाल क्या है आपके बोर्ड पर? पर्सन 3 प्रकार का होता है, यानी व्यक्ति 3 ही प्रकार का हो सकता है इन इंग्लिश ग्रामर। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है मेरे दोस्त? आई और वी। सेकेंड पर्सन क्या है? यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम। हमने एक सवाल पूछा था कि फर्स्ट को फर्स्ट किस लिए कहते हैं, सेकेंड को सेकेंड किस लिए कहते हैं और थर्ड को थर्ड किस लिए कहते हैं। ये सवाल हमने आपसे पूछा था, हमने एराइज किया था। तो यहाँ पर उसको समझते हैं कि फर्स्ट को फर्स्ट किस लिए कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकेंड पर्सन और ये आपका थर्ड पर्सन। देखिए मेरे दोस्त, अगर जवाब नहीं पता तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है सीखने को। मैं बता देता हूं आपको। अगर आपने कल संडे था और आपने कुछ रिवाइज नहीं किया, कल संडे से याद आया कि कल सरस्वती पूजा का भाषण भी था, यानी विसर्जन था। हमने देखा कई छोटे छोटे बच्चे, यानी जो इंटर मैट्रिक वगैरह में, वो विसर्जन के थ्रू लड़ने और मारने पर बड़ा बेचैन रहते, तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, बड़ों को इज्जत नहीं देते। देखते सीनियर पर्सन को कुछ कुछ, जो बड़े बुजुर्ग बैठे उसका कुछ बोल देते हैं। तो मैं उन सब सीनियर की तरफ से उन लौंडों को बोलना चाहूँगा, उन बच्चों को बोलना चाहूँगा, उनके तरफ से उनके मन में क्या चलता है, एक शायरी के थ्रू हम बोलना चाहेंगे। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूँ किस्से, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूँ किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाए। तो बालक, तुम जो कर्म कांड आज कर रहे हैं वो सब करके बैठे हुए हैं, तो थोड़ा मर्यादा में रहो। और कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, सिर पर मत चढ़ो। और उस सभी बच्चों को लास्ट चेतावनी कि भाई ऐसा नहीं करो, वो सिर बड़े बुजुर्ग को इज्जत दिया करो, तभी आपको इज्जत मिलेगी। चलिए, फर्स्ट को फर्स्ट किसी लिए कहते हैं, सेकेंड को सेकेंड किसी लिए कहते हैं और थर्ड को थर्ड किसी लिए कहते हैं। यह सवाल था मेरा। किसी को अगर नहीं पता तो सुन लीजिएगा मेरा जवाब। फर्स्ट को फर्स्ट इसीलिए कहते हैं मेरे भाई क्योंकि यह काम करता है स्पीकर का। क्या बोल रहे हैं सर? स्पीकर का बाजा होता है, डेक होता है। तो स्पीकर का क्या काम होता है? देखिएगा, स्पीकर आप खरीदते होंगे तो उसमें से आवाज निकलता है। क्या करता है? आवाज, वो बोलता है। जैसा साउंड आप उसमें दे देंगे वैसा साउंड वो निकालेगा। तो फर्स्ट पर्सन का ही काम होता है स्पीकर का, बोलने का। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं स्पीकर का, मैं काम कर रहा हूं फर्स्ट पर्सन का। और दुनिया में एक ही ऐसा फर्स्ट पर्सन है, यानी आई और वी सिर्फ इकलौता है जो सिर्फ और सिर्फ पूरे इंग्लिश ग्रामर में बोलने का काम करता है, बाकी सब दूसरा चीज का काम करता है। अगर बात जब कभी भी बोलने की आएगी, जब कभी भी स्पीकर की आएगी, तो हमेशा वो फर्स्ट पर्सन ही होता है। इसीलिए अब मान के चलिए हम बोल रहे हैं तो कोई सुनने वाला भी होगा
तो यू को बोला जाता है लिसनर। लिसनर कहने का मतलब मेरे भाई सुनने वाला। अब हम तो पागल तो नहीं है कि अपने आप में बोलेंगे। अगर हम आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तभी तो हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप देखें ही ना तो हम वीडियो क्यों बनाएंगे? आप सुने ही ना तो हम क्यों बोले? अगर हम बोल रहे हैं तो कोई सुनने वाला भी है, यानी हम स्पीकर और आप लिसनर। अब एक चीज बताइए, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अगर हम दोनों में कंपैरिजन किया जाए कि हम किसको ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं। स्टेज पर कौन जाता है? बोलने वाला। सुनने वाला नीचे बैठा हुआ रहता है। अगर आप में बोलने का कैबिलियत है तो आप ऊपर जाते हैं स्टेज पर और फिर बोलते हैं। बोलने का काम स्पीकर, और जो बोला उसको आप ज़्यादा अहमियत देंगे या कम? तो ऑफ कोर्स सीधा सा बात है कि हाँ भाई, हम बोल रहे हैं तो पहले प्राथमिकता हमको मिलनी चाहिए। आप सुन रहे हैं, आपको प्राथमिकता थोड़ा बाद में मिलना चाहिए। बस यही कारण है कि ये जो बोला, क्या किया मेरे भाई, ये जो बोला, इसीलिए इसको हम फर्स्ट कर दिए। चलिए भाई, आप बोले, हम दोनों अगर कंपनी सौदा करें कि चल भाई हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हैं, दोनों न होगा तो वो कैटेगरिया में बांटते हैं। तो हम बोले आप सुने, तो चल भाई तू बोला तो तू तनका ज़्यादा रख लो, हम कम बोले तो हम कम रखते। तो हम बोले तो इसका मतलब हम फर्स्ट हो गए। चलो भाई हमको आगे रख दो, हम बोलने का काम करेंगे, नेतृत्व करेंगे, तो हम फर्स्ट हो गए। और जो सुना वो सेकंड हो गया। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बनाइएगा, उसमें बोलने का काम सिर्फ आई और वी करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। हम अगर बोले, इस एग्जांपल में कल्पना करिए, यू आर प्लेइंग, खेल वो रहा है मगर उसकी तरफ से बोल कौन रहे हैं? हम, आई या वी। यू कभी भी बोलने का काम नहीं कर सकता है। बाकी थर्ड पर्सन ही से इट नेम भी, ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है। तो वह खिलाड़ी है, मगर जो खिलाड़ी है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया नहीं, उसको इंट्रोड्यूस कौन किया? हम किए। और जब हम किए, आई और वी सिर्फ और सिर्फ यही दो करता है, बाकी कोई नहीं करता है। ये चीज भी ध्यान रखिए। तो फर्स्ट को फर्स्ट इसीलिए कहा जाता है मेरे भाई, क्योंकि यह इस काम करता है इस स्पीकर का। सेकेंड को सेकेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काम करता है लिसनर का। और लिसनर कहने का मतलब ये हो जाता है, कभी कभी हमारे आपके बातचीत में, हमारे आपके कॉन्वर्सेशन में कोई एक ऐसा विचित्र प्राणी होता है, कोई ऐसा पदार्थ जिसके बारे में आप बात करते हैं। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, मान किसी कोई दूसरा व्यक्ति। अब यहाँ पर कितना व्यक्ति मौजूद हो गया? एक हम, एक आप, और जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट हम और आप हैं, तो बोले कि हम बोलने का काम किए तो हम 1 नंबर में आ गए, तुम सुनने का काम किया तो तुम 2 नंबर में आ गए। और जो है ये नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसको तो साइड में रख कर चलिएगा कि उसको पहले ला दीजिएगा। जो मीटिंग में है ये नहीं है, जो आपके बातचीत में है ये नहीं है, उसको आप पहले रख दीजिएगा। नहीं, जो है ये नहीं है, जो बाद में है, उसको कहाँ पर ठेल दिए? 3 नंबर के गियर में ठेल दिए। तो यही होता है 3 नंबर। जिसके बारे में आप बातचीत करते हैं उसको थर्ड पर्सन, जो कुछ भी बच गया जिसके बारे में आप कल्पना करके बातचीत कर सकते हैं, वो सारा थर्ड पर्सन में आ जाता है। थर्ड पर्सन एक ऐसा चीज़ है जिसमें सब पदार्थ आ जाता है, बस हमको और आपको छोड़कर सारा चीज़। ही सी इट नेम, नेम एक हो या एक से ज़्यादा हो, लोग एक हो या एक से ज़्यादा, उन सभी के लिए आ जाता है। तो आज के बाद सवाल ये होना चाहिए कि फर्स्ट को फर्स्ट किस लिए कहते हैं? तो फर्स्ट काम करता है स्पीकर का। सेकंड को सेकंड किस लिए कहते हैं? क्योंकि वह काम करता है लिसनर का। थर्ड को थर्ड किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो आपके हमारे बीच बातचीत में कहाँ है? नॉट प्रेजेंट है, उपस्थित नहीं है मेरे भाई। और जो उपस्थित नहीं है तो उसका कल्पना आप पहला दूसरा में कैसे कर सकते? नहीं, उसका कल्पना हम हमेशा बाद में करेंगे। तो ये होता है एक एक चीज बेसिक से पढ़ने का। और हमको आशा है कि आज तक आपने ऐसा डिस्कशन नहीं किया होगा पर्सन के बारे में, इन डिटेल नहीं समझूंगा। आप जानते होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, मगर गहराई से समझने का प्रयास नहीं किए होंगे। तो यही होता है, हमसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, एकदम दंदना कर पढ़ाएंगे। ये हो गया। कई बार सवाल क्वेश्चन में इस प्रकार आएंगे सिंगुलर और प्लुरल का, तो एक नज़र में हम इसको बोलना चाहेंगे। आई और बी, समझिए, आई सिंगुलर भी होता है, आई प्लुरल भी होता है। वी आपका हमेशा प्लुरल, यू आपका हमेशा प्लुरल, ही सी इट नेम आपका सिंगुलर और दे आपका प्लुरल। ये सिंगुलर और प्लुरल का क्या दोष है मेरे भाई? इससे आपका आगे जब टेंस वगैरह पढ़िएगा या एग्जाम्पल बनेगा तो उसमें बहुत ही काम करेगा। फिलहाल जान लीजिए कि आई सिंगुलर और प्लुरल कब होता है।
आई के साथ, अगर मेरे भाई आई के साथ एम, आई के साथ एम या वाज लगे तब सिंगुलर। सिंगुलर कब होगा? जब आई के साथ एम या वाज लगे। बाकी कोई भी चीज लगे, बाकी कोई भी चीज, वो आई हमेशा प्लुरल ही होता है। आई सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। कब सिंगुलर कब प्लुरल? अगर आई के साथ एम या वाज लगा तो सिंगुलर, बाकी सब जगह प्लुरल। आई के साथ एम या वाज लगा तो सिंगुलर, बाकी सब जगह प्लुरल। आई के साथ एम या वाज लगा तो सिंगुलर, बाकी सब जगह प्लुरल। यू आपका हमेशा प्लुरल ही होता है। ही सी इट नेम सिंगुलर। सिंगुलर कहने का मतलब एक, गिनती में एक, अपने आप को कोई भी चीज एक कर ले उसको सिंगुलर। प्लुरल कहने का मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं है। बस प्लुरल का मतलब एक से ज्यादा और सिंगुलर का मतलब सिर्फ एक। ही सी इट नेम आपका सिंगुलर, बाकी दे आपका प्लुरल। प्लुरल कहने का मतलब है। ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, सोचे साथ साथ डिस्कस करा दे, आपके बेनिफिट रहेगा। चलिए, एक नोट, ये नोट किसके लिए है मेरे भाई? शैल और विल के लिए। शैल और विल के लिए। शैल और विल, हाँ इसको थोड़ा समझिएगा प्यार से। DTPC है, मक्खी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। देखिए मक्खी बैठ जाता है तो थोड़ा सा मक्खी या जो भी एक आदमी हो गया, वो स्क्रीन को थोड़ा सा बर्बाद कर देता है। तो समझिए, DTPC वाक्य में, DTPC कहने का मतलब डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, कमांड, कंपल्सन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कहने का मतलब दृढ़ संकल्प। आप एकदम डिटर्मिनेशन, नहीं अब हम ये काम करिए देंगे, हम तुमको अब मारिए देंगे। थ्रेट करने का मतलब धमकी, हम आपको मारिए देंगे, शांति से बैठो नहीं तो जान से मार देंगे। इसका मतलब क्या? हम आपको धमका रहे हैं एकदम स्ट्रिक्टली, एकदम शांत हो जाओ नहीं तो हम पारा चढ़ा तो बस कहानी खत्म। तो वो होता है धमकी। प्रॉमिस, वादा, वादा तो टूट जाता है। प्रॉमिस करने का मतलब वादा। जब हम आपसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे भाई? बस याद रखिएगा, करना कुछ नहीं है, बस उलट देना है। आई और वी के साथ अभी तक आप लगा रहे थे शैल, मगर यहां लगाइएगा विल। यू और थर्ड पर्सन के साथ मेरे भाई क्या लगाइएगा? लगाते थे आप विल, मगर आप लगाइएगा शैल। किन वाक्यों में? DTPC वाक्यों में आई और बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, यू और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इसको अगर डेफिनेशन से लिखा जाए तो ऐसे लिखेगा, DTPC वाक्यों में आई और बी के साथ विल का प्रयोग, यू और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग। अभी DTPC क्या होता है? DTPC कहने का मतलब DTPC दूगो सी है, छुटका लिख दिया। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, थ्रेट धमकी, प्रॉमिस वादा, कमांड निर्देश, कंपल्सन बाध्यता। DTPC वाक्यों में आई और बी के साथ विल और यू और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग। इसको एग्जांपल से समझाते हैं हम आपको कैसे। जैसे एक बहुत ही फेमस होता है, आई शैल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा। कब जाएंगे, कहाँ यहाँ जाएंगे, वो सब बात। आई विल किल यू, ये बहुत बार आप सेंटेंस देखे होंगे, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। पहला एग्जाम्पल को देखेंगे तो आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। तो ये एक सिंपल सा फ्यूचर है जो आई और बी के साथ शैल लगाते हैं और यू और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं। मगर मेरे भाई यहां पर हम लगा दिए सेकेंड वाक्य में आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहां पर देखिएगा मारने का जो काम होगा एकदम आप थोड़ा सा डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहे, हम तुमको मार देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मारने का प्रवृत्ति है, तीव्रता वो ज्यादा है, डिटरमाइन हो गया कि नहीं अब हम करिए देंगे। तो इन सभी वाक्यों में आई के साथ जनरली आप लगाते हैं शैल। ये गलत नहीं है, शैल लगाना गलत नहीं है, मगर यहां से ज्यादा उचित है कि आप विल लगाइए। इसीलिए विल लगाइए क्योंकि वो DTPC वाक्य हो गया, DTPC वाक्य हो गया। जैसे कि एग्जांपल हम और लिखे हैं, आई विल
गिव यू 2 लाख फॉर योर मैरिज। इस एग्जाम्पल को समझिए। आई विल गिव यू 2 लाख फॉर योर मैरिज। मैं आपकी शादी के लिए 2 लाख रुपया दूंगा। जब आपकी बात शादी की हो रही है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का भाई गड़बड़ा गया तो समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रतिष्ठा का बात हो जाएगा, कितना बड़ा विचित्र बात हो जाएगा। तो इसके लिए जब कभी भी आप प्रॉमिस करते हैं, ये कैसा वाक्य हो गया मेरे भाई, प्रॉमिस, और ये कैसा वाक्य था, थ्रेट, धमकी था, डीटीपीसी वाक्य में ये प्रॉमिस कर रहे हैं हम आपसे कि हाँ भाई तुम ब्याह करो ना, हम आपको 2 लाख रुपया देंगे, कोई भी जरूरी होगा तो हम देंगे। मगर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, देता कोई नहीं है। तो हम आपको देंगे, तो हम प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि हम आपको देंगे। तो डीटीपीसी वाक्य है। तो यहाँ होना तो क्या चाहिएगा, आई के बाद आई के साथ सेल। अब जितना कहानी आप पढ़े होंगे सब यहाँ पर फेल हो गया। तो हर नियम कानून को हम फेल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर होना चाहिए सेल, मगर हमने प्रयोग किया विल। क्यों? क्योंकि ये वाक्य है डीटीपीसी, डिटर्मिनेशन का वाक्य है, डिटर्मिनेशन का वाक्य है। इन सभी केस में आप क्या प्रयोग करिएगा मेरे भाई? तो प्रयोग करना है, उलट देना है। आई और बी के साथ सेल लगता है, यू और थर्ड पर्सन के साथ विल, बस इसको उल्टा कर देना है। कब? जब वाक्य डीटीपीसी हो, डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, कंपल्सन हो, कमांड हो, इस केस में आप आई और बी के साथ विल लगाते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के साथ आप सेल लगाते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, सेल विल का कॉन्सेप्ट। अब आ गया शुड। शुड, चलिए शुड को समझने से पहले कुछ और समझाते हैं हम आपको। क्या है भाई, काम नहीं क्यों ना? ओहो हो, यहाँ से थोड़ा सा सेटिंग तो ठीक ही है। हाँ अब हुआ। चलिए देखिए, पास्ट, सॉरी शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट ऑफ सेल। हम यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहेंगे। कैन का पास्ट मेरे भाई एक बार बोल देना कमेंट करके। आप लोग वीडियो को रोकिए और बोलिए कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट। यही ना, हम कैन, कुड, मे, माइट। सेल का पास्ट शुड और विल का पास्ट वुड। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आप नरेशन में करते हैं। कहां पर करते हैं? नरेशन में जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिएगा तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। इसको एक बॉक्स में हम बना देते हैं ताकि आपको याद रहे। अब वही हम शुड पढ़ रहे हैं, शुड और वुड आखिरी। तो सेल का पास्ट शुड कहां पर प्रयोग होगा मेरे भाई? सबसे पहला तो ये नरेशन में काम आ जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम बताए थे ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आउट टू का भी प्रयोग करते हैं। आउट टू लगाइए या शुड लगाइए, बात एक ही होता है। बात क्या होता है मेरे भाई? एक ही हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आउट टू हम पढ़ाए थे, आउट टू इक्वल टू शुड। तो आप आउट टू लगाइए या शुड लगाइए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दोनों के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवाइस, जब कभी भी किसी को आप ड्यूटी समझाते हैं तो वो अपने आप में एक प्रकार का सलाह ही होता है। जैसे यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, या इसको और दूसरा तरीका से कहना चाहें, यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। दोनों का मतलब सेम है, बस ऑट टू और शुड में बस इतना अंतर है कि ऑट टू का प्रयोग थोड़ा सा जोरदार बनाने के लिए किया जाता है, वाक्य पर जोर देने के लिए किया जाता है, मगर शुड इन जनरल सेंस में किया जाता है। आपको ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, तो ठीक है, ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन तो है, साथ साथ हम आपको कहीं ना कहीं सलाह भी दे रहे हैं कि फॉलो करिए, आपके लिए बढ़िया चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। तो ये एडवाइस होता है। अब एक चीज समझिए मेरे भाई, लेफ्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। इससे क्वेश्चन बनता है,
लेस्ट, जब कभी भी वाक्य में लेस्ट नजर आए, LEST, और ये जनरली आपका कंडीशनल सेंटेंस से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर चार टॉपिक क्लियर होगा। ये लेस्ट पहला वर्ब में आ गया, दूसरा टेंस में आ गया, तीसरा आप कंडीशनल सेंटेंस समझ सकते हैं, और चौथा वॉइस नरेशन में भी आता है। तो ये 4 चैप्टर में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो बस आप याद रखिएगा लेस्ट के साथ क्या प्रयोग करते हैं। जैसे जहां कहीं भी लेस्ट हो तो वहां पर समझ जाइएगा शुड का प्रयोग करते हैं। इमेजिनरी या कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका प्रयोग होता है। कहाँ पर? ये आपका कंडीशनल सेंटेंस जो तो लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस, इसका प्रयोग अमूमन आप, हटो ना भाई तुम, इसका प्रयोग अमूमन टेंस में होता है। इमेजिनरी सेंटेंस में आप, और नरेशन में तो होता ही है पास्ट बनाना हो, तो उस सेंस में सपोजिशन, या सीधा सा समझ सकते हैं, सीधा सा आप यहाँ पर समझ जाइए, क्या बोलते थे उसको, सजेशन के लिए होता है। देखिए आप ध्यान से उतर गया, सजेशन के लिए। इसका प्रयोग इमेजिनरी सेंटेंस में आप सजेशन देने के लिए भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट हमको मेरे समझ से क्लियर हो गया। एग्जाम्पल जैसे हम लिखना चाहें, यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, you ought to obey the traffic rules, you should not throw you should follow the rules। चलिए देखते हैं, 2 एग्जाम्पल लिखे, एक शुड का और एक आउट टू का। यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स इन जनरल सेंस, ट्रैफिक सलाह देने के लिए, या ड्यूटी, किस ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, किसी को उस व्यक्ति का दायित्व समझाने के लिए, किसी को उस व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए, उस सेंस में आप शुड का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो शुड चलेगा और यहाँ भी आउट टू चलेगा, बस दोनों में अंतर क्या है, ये भी वाक्य सही है, ये भी वाक्य सही है, ये भी वाक्य सही है, दोनों में अंतर हो गया। ये थोड़ा सा वाक्य में जोर दे रहा है, क्या कर रहा है, जोर कर रहा है, अर्थ नहीं बदलेगा। आप यू ऑट टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स की बात बराबर है, मगर प्रचलन की बात की जाए, चलन की बात की जाए तो शुड का प्रयोग ज्यादा होता है, शुड का प्रयोग ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, ऑट टू की अपेक्षा। यू शुड फॉलो द रूल्स, आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो आप उसको उसका ड्यूटी तो समझा रहे हैं, साथ साथ आप उसको सलाह भी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, सलाह दे रहे हैं, उसको एक प्रकार का वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हाँ भाई इस प्रकार से काम करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाइए। तो यहाँ तक शुड का भी मतलब समझ गए। शुड का प्रयोग पास्ट ऑफ शुड, लेस्ट और इमेजिनरी सेंटेंस जब हम वाक्य को बनाएंगे तब वहाँ पर पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल भी करा देंगे, याद रखिएगा। आपका शुड हो गया। चलिए लास्ट है, देखिए मॉडल वर्ब का, मॉडल वर्ब कुल 13 होते हैं, मॉडल वर्ब कुल 13, 10 और 3। हमने एक कैटेगरी में 10 को रखा था, एक कैटेगरी में 3। कल का क्लास उन तीनों को हम एक बार में समझाएंगे, इसीलिए क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। तो मॉडल वर्ब का एक पार्ट का आज समाप्त होता है, लास्ट होता है। कल का क्लास में मॉडल वर्ब क्लियर हो जाएगा। पिछला 2 क्लास में हमने मॉडल वर्ब देखा, आज ये तीसरा क्लास और कल 4 क्लास में आपका मॉडल कंप्लीट। तो समझते हैं पास्ट ऑफ विल, इसको हम लोग देख लिखा, इसका कहाँ पर काम आता है मेरे दोस्त, तो ये नरेशन में। जब कभी भी विल का पास्ट बनाना हो तो वुड का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी
विल का पास्ट बनाना हो तो वुड होता है। देख लीजिएगा मेरे भाई, यहां पर समझिए, पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट। ये जो पॉसिबिलिटी है ये लगभग सभी मॉडल में आया है। लगभग देखा जाए तो आप सभी मॉडल में देखे होंगे। आपने कैन में भी देखा होगा, आपने कूड में भी देखा होगा, आपने मे में भी देखा होगा, माइट में भी देखा होगा, सेल शुड में भी देखा, विल में नहीं, सेल और विल में नहीं देखा, शुड और वुड में भी देखा। लगभग हर किसी के साथ आता है। तो ये पॉसिबिलिटी का थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटी से जैसे ही क्वेश्चन आएगा, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता इसलिए क्योंकि यह इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आप उस जगह सही भी हो सकते हैं और आप उस जगह गलत भी हो, इसीलिए इससे सवाल नहीं बनते। मगर बात किया जाए परसेंटेज के अनुसार तो हर कहीं का मकसद अलग होता है कहने का। तो हर चीज का मकसद अलग होता है कहने का। ये पास्ट में पॉसिबिलिटी को बताता है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी का भी प्रयोग हो सकता है, वुड, कोई गलत नहीं है। तीसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र नम्र निवेदन। नम्र निवेदन, जैसे हम एक चीज बोले, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? कितना खूबसूरत। और इसका प्रयोग जनरली स्पोकन इंग्लिश में होता है। देख लीजिए, पोलाइट रिक्वेस्ट आया तो स्पोकन इंग्लिश। जनरली बोलचाल की भाषा में इनफॉर्मल वे, बोलचाल की भाषा में इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल वे, बोलचाल की भाषा में फॉर्मल तरीका से किसी को नम्र निवेदन करने के लिए आप वुड का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नम्र निवेदन स्पोकन इंग्लिश में नम्र निवेदन कब? बाकी हमने कैन कोड पढ़ा वो इनफॉर्मल वे के लिए था, मे माइट था रिटर्न के लिए, और यहाँ पर वुड है स्पोकन इंग्लिश में इजीली कर सकते हैं फॉर्मल वे, इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल। और फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक रूप से ये वैध है कि आप वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट इन स्पोकन और ग्रामर दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रयोग ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये चीज समझते हैं, वुड रैदर का प्रयोग, वुड रैदर का प्रयोग जनरली आप वुड रैदर के साथ देन का प्रयोग, यहाँ पर हम चेंज करना चाहेंगे, वुड रैदर के साथ देन का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग अमूमन कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा जाता है। मगर फिलहाल यहाँ पर हम शॉर्ट नोटिस के द्वारा पढ़ाना चाहते हैं कि वुड रैदर के साथ अगर कभी भी आपको कोई कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़े तो देन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब एक एक चीज हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल में, अगले जैसे ही कल का क्लास होगा उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देंगे। फिर यहाँ पर समझिएगा, वुड लाइक टू, शुड लाइक टू एक अपने आप में फ्रेज होता है जो कि स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है, उसमें ज्यादा प्रयोग होता है। तो जनरली टू के बाद यहाँ पर समझाने का ये मतलब था, लेकिन इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वुड लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोलना पसंद करूंगा। आपके पसंद को, जैसे ही लाइक आया तो लाइक का मतलब होता है पसंद, कहीं ना कहीं आपके पसंद को दर्शा रहा है, तो आपके पसंद को दर्शाने का काम करता है वुड लाइक टू, शुड लाइक टू। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स हम लोग डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। आपका मॉडल वर्ब का एक सीरीज खत्म हुआ, हमने बताया था कि मॉडल वर्ब 13 होता है। मॉडल वर्ब मेरे भाई 13 होता है। कितना होता है? 13, जिसमें से एक 10 प्लस 3, 10 वो है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, 3 आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। तो ये 10 हमारा मॉडल वर्ब आज कंप्लीट हो गया। कल के वीडियो में ये 3 हम मॉडल वर्ब देखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन। ये होता कौन कौन है उसको समझा देते हैं। नीड, डेयर और यूज टू, नीड, डेयर और यूज टू, ये 3 मॉडल वर्ब स्पेशल है, इसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। और कल का क्लास खास होगा क्योंकि इससे बराबर क्वेश्चन आता है और इससे आप कंफ्यूज करते हैं। ये क्लास मिस नहीं करिएगा। अगर नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो तो सबसे पहले तो जितना जल्दी हो सके सारा वीडियो को कंप्लीट करिए, एक एक पॉइंट को देखिए, उसके बाद कल के क्लास में ये रहेगा। और कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम बोलना चाहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो
तो धन्यवाद, मुलाकात का वक्त आज का खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।